सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी। और यार इस वीडियो में अपन बेसिकली कवर करेंगे ईएम वेव्स को। यार ईएम वेव्स केवल फिजिक्स के अपन के मेंस में आता है, एडवांस में नहीं आता, तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बट इससे हर साल एक क्वेश्चन उठ के आ जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है ना। तो यार इस शॉर्ट नोट्स मतलब एक पन्ने का अपन का शॉर्ट नोट रहेगा, एक पन्ना मतलब आधी पन्ना मान लो उसको, जो कि अपन इसको कवर करेंगे। और इसमें सारे अपन के एनसीईआरटी के फैक्ट्स रहने वाले हैं। डायरेक्ट अगर तुम लोग शॉर्ट नोट्स पे कूदोगे तो शायद समझ में ना आए, बट अगर तुम लोग इसको एक बार समझ लोगे यहां से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उससे बड़ी बात, मैं एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि जेई में उसके ऊपर हर बार एक सवाल आता है। बट पता नहीं कोचिंग वाले उसको बताते क्यों नहीं है, क्योंकि खुद मेरी वाली कोचिंग ने कभी मुझे समझाया नहीं था और मुझसे वो नहीं बन पाया था क्वेश्चन। बट वो वाला क्वेश्चन हर साल आता है और उसको कैसे टैकल करते हैं वो भी अपन देखेंगे वीडियो के एंड में। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? शुरू करते हैं वीडियो को। और बस शुरू करने से पहले अगर एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर देना और कमेंट करना जरूर, मतलब कमेंट करके जरूर बताना कि अगर मेरे नोट्स तुम्हें हेल्पफुल लगे या नहीं। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई बताता है कि भैया आपके नोट्स हमें हेल्पफुल लगे थे, जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। देखो यार, पहला तो तुम लोग यहाँ से यार ये देख लो कि अपन का यहाँ से एक पन्ने में अपन का पूरा है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले वेव्स की कुछ अपन टाइप्स देख लेते हैं। यहाँ से मेरे पास पहला आ जाता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। फिर मेरे पास यहाँ से विजिबल, अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज यहाँ से, और सिमिलरिटी गामा रेज। यहाँ पे अपन को क्या क्या याद रखनी है? एक अपन को इसकी वेवलेंथ याद रखनी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अपन को इसकी रेंज पता होनी चाहिए। कई बार मीन्स में ये भी सवाल पूछ रहा था कि यार इस रेंज से लेके इस रेंज में कौन सी वेव लाई करती है, तो ये अपन को पता होना चाहिए। यूजेस अपन को पता होने चाहिए, क्योंकि अपन को पता है कि जेई वाले एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा पूछते हैं, तो यूजेस बहुत बार जेई में आ चुका है। सिमिलरली प्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ से जो ये वाला पार्ट है, ये अपन का पार्ट बेसिकली न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ जाता है, जिसको अपन देखेंगे। जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। बताऊं क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। अब तुम्हें v पता है, v कितना होने वाला होता है? 3 × 10⁸ क्यों? क्योंकि यहां से अपन के पास लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तुम्हें यहां से लैम्डा पता है क्योंकि तुमने यहां से याद करा, तो न्यू तो तुम आराम से निकाल ही सकते हो ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ केवल और केवल वेवलेंथ याद रखो, फ्रीक्वेंसी तो अपने आप याद हो ही जाएगी। सबसे पहले रेडियो वेव देखते हैं। वेवलेंथ इसकी है 0.1 मीटर से बड़ी। फ्रीक्वेंसी अपन को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इसमें अपन की दो कैटेगराइजेशन है वो याद रखना है। पहला कैटेगराइजेशन है यहाँ से, अगर मैं जूम करूं तो ये आ जाता है मेरे पास यहाँ से एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, जिसकी अपन की फ्रीक्वेंसी होती है 530 किलो हर्ट्ज से लेके 1710 किलो हर्ट्ज तक। और एफएम जो कि होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड एफएम रेडियो, वो वाला एफएम जो कि रहता है 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक। ये अपन के डायरेक्ट एनसीईआरटी के फैक्ट्स है, तो इसको भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। बट तुम्हें यहाँ से बस इतनी दो याद रखनी है पूरे फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में, और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। यूजर्स की बात करेंगे तो मेरे पास यहाँ से आ जाता है रेडियो एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मल है यार, यहाँ से जब अपन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेंगे, डी एक्सेलरेट करेंगे, तो उससे जो अपन की एनर्जी निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी अपन की इस रेंज में लाई करेगी। क्या ये वाली बात सही है? ओके। माइक्रोवेव वही अपन की वेवलेंथ 1 mm से लेके 0.1 मीटर तक। तुम वेवलेंथ देखोगे जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे जाते जाएंगे, मेरे पास जो वेवलेंथ है वो मेरे पास घट रही है ना। ये यहाँ से देखो घट रही है अपन की वेवलेंथ, तो ये भी अपन को याद रखना है, मतलब ये ट्रेंड अपन को याद रखना है। ठीक है भैया, फ्रीक्वेंसी तो याद करने की जरूरत नहीं है। यूजेस अपन को इंपॉर्टेंट है क्योंकि रडार, एयरक्राफ्ट नेविगेशन और माइक्रोवेव ओवन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपन को जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यार यहाँ से एयरक्राफ्ट नेविगेशन में लोगों को लगता है एयरक्राफ्ट नेविगेशन में अपन की रेडियो वेव यूज आएगी, नहीं, वो माइक्रोवेव यूज आती है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन, क्लिस्ट्रॉन या फिर मैग्नेट्रॉन वेल्व, इसको तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है, बट जेई में जब तुम प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है कि यार क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन वेल्व कौन सी रे को प्रोड्यूस करता है, तो ये वाली बात अपन को पता होनी चाहिए कि वो माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करता है। आगे देखते हैं यहाँ से इंफ्रारेड, जिसको अपन बोलते हैं हीट वेव्स। हीट वेव्स इसलिए क्योंकि जब अपन बॉडी को कुछ ज्यादा ही हीट कर देते हैं तब अपन की रेज निकलती है। जैसे तुमने बहुत बार देखा होगा मूवीज में या अपने रियल लाइफ में भी, जब कुछ लोहे को बहुत ज्यादा वो उससे आग के उससे गर्म नहीं करते ऐसे जिससे रे निकलती है, अपन चश्मा पहन लेते हैं तो एक साइड वो रेड हो जाता है। वो रेड क्यों होता है? वो इंफ्रारेड रेज निकल रही है। ठीक है, वो रेड इसलिए हो जाता है। या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब अपन एक पूरे बंद कमरे में, काले अंधेरे कमरे में अगर किसी स्टील को बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो अपन को एकदम वो चमकता हुआ रेड मिलेगा, तो वो जो रेज है ना वो अपन की इंफ्रारेड रेज होने वाली है। वेवलेंथ अपन की आती है इसमें 700 नैनोमीटर से लेके 1 mm तक। फ्रीक्वेंसी छोड़ो, रिमोट मतलब यूजेस इंपॉर्टेंट यहाँ से, रिमोट ऑफ टीवी और फिजिकल थेरेपी इंपॉर्टेंट है।
प्रोडक्शन वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, मैंने बता ही दिया था क्या चाहिए, हॉट बॉडीज के उससे होता है। अगली अपन की आ जाती है विजिबल, ये तो इंपॉर्टेंट है भैया यहाँ से, क्योंकि विजिबल तो क्या अपन को दिखती ही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ की बात करें तो वही 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक, इसकी जरूरत नहीं है। अगर अपन यहाँ से प्रोडक्शन की बात करें, ये प्रोडक्शन लिखा हुआ है मैंने, इसलिए मैंने इसका एरो यहाँ लिख दिया, मतलब मैंने गलती से प्रोडक्शन को यूजेज में लिख दिया था, तो ये अपन का है इस तरफ। प्रोडक्शन कैसे, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स emit light when they move from energy one energy level to high energy level। तुमने यहाँ से ये वाली बात देखी होगी, जैसे जब अपन का, चलो इसको एक मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं, हाँ, अपन की एक एनर्जी लेवल ये है, एक एनर्जी लेवल ये है, एक एनर्जी लेवल ये है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ पे मेरा डी एक्साइट होता है तो कुछ एनर्जी निकलती है, तो वो जो एनर्जी निकलती है वो मेरे पास, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास लाई करती है विजिबल रीजन में, इसलिए अपन को वो लाइट दिखती है। क्या ये वाली बात समझ में, तो ये अपन का बात आ जाता है। अगली बात आ जाती है अपन की अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, जिसकी होती है 1 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक। हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, इसका अपन का यूजेज आ जाता है। हार्मफुल इफेक्ट डेफिनेटली यूवी रेज अपन को पता है ना, ऐसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ऊपर वाली लेयर को डैमेज पहुंचाते हैं, किससे बचने के लिए, यूवी रेज को अपनी आंखों से बचाने के लिए। आसान है ऐसा। क्या है, टू किल जर्म्स इन वाटर, मतलब ये अपन का आर ओ यूवी है ना, अपन क्यों लगाते हैं, पानी के जर्म्स को निपटाने के लिए, तो इसलिए अपन का आ जाता है यूवी। तो और लेसिक, लेसिक का फुल फॉर्म, जैसे लेजर होता है ना, वैसे एक और इंस्ट्रूमेंट होता है लेसिक, जिसका अपन का काम आ जाता है हाई प्रिसीजन सब्सटेंसेस में यूज करने के लिए। तो इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है ना कि यार लेसिक कौन सी वेव का एप्लीकेशन यूज करता है, ये अपन को पता होना चाहिए, वरना अपन से कैसे बनेगा, ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगली एक्सरे ट्यूब्स, इसका अपन का प्रोडक्शन, एक्सरे ट्यूब्स बम्बार्टमेंट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल सर्विसेज, ये वाली बात अपन को पता ही हुई है यार, यहाँ से अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ा है कि वही अपन जब बम्बार्ड करवाते हैं तो कुछ एनर्जी निकलती है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं मेरे पास यहाँ से एक्सरेज, एक्सरेज इंपॉर्टेंट है, क्यों, एक्सरेज अपन की डेली लाइफ में भी बहुत यूज आता है, जब अपन अपनी हड्डियों का एक्सरे कराते हैं, फ्रैक्चर के टाइम पे अपन एक्सरे कराते हैं, है ना, तो ये वाली बात भी है। 10⁻³ नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक इसकी जरूरत नहीं है। मेडिकल अप्लायंस, डेफिनेटली यार मेडिकल में तो यहाँ से यूज आता ही रहता है। आगे एक्सरे ट्यूब्स बम्बार्टमेंट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल सर्विस, सॉरी यहाँ से ये शायद मैंने इसका गलत बता दिया, हाँ ये अपन का इसका है, और ये अपन का हॉट बॉडीज है, हॉट बॉडीज फेशियल लैम्प्स, ये अपन का थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया था। अगली बात आती है यहाँ से गामा रेज, लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर की अपन की वेवलेंथ होने वाली है। फिर इसका अपन का मेडिकल यूजेज आ जाता है, ऐसे डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, जो कि अपन का इंपॉर्टेंट है। आगे रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव डिके अपन ने पढ़ी रखे हैं यहाँ से, रेडियो एक्टिविटी में तुम लोग ने 12th क्लास में पढ़ा ही होगा यहाँ से, तो यहाँ पे जब अपन रेडियो एक्टिव डिके होता है तब जाके अपन की ये वाली रेज निकलती है। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आई? अब अपन चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे इसके ऊपर, क्या अपन के सॉरी क्या हो गई, अपन ने न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, डोंट लर्न फ्रीक्वेंसी एज इट कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड फ्रॉम v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, अपन ने इसके ऊपर बात करी दी है। अगली बात यहाँ से विब ग्योर, ये अपन को याद रखना है, जब अपन यहाँ से ऐसे जाना है तो अपन की जो लैम्डा है वो बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है, क्योंकि कई बार लोगों को कंफ्यूजन यही रहता है कि भैया वायलेट की लैम्डा सबसे ज्यादा है या फिर रेड की लैम्डा सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो ये अपन को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ से, ये इसका स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम को याद रखने ना, क्यों, क्योंकि यार 50-50 की तो गैप है, 400 से 450, 450 से 500, 500 से 550, तो यहाँ से और यहाँ से अपन का विबग्योर, ये अपन को याद, मतलब बात याद ही रहती है यहाँ से। क्या ये वाली बात समझ में आई? आगे देखते हैं। E इज इक्वल टू बी नॉट सी, ई इज इक्वल टू बी नॉट सी, अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन रहता है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है तो उसमें दोनों कंपोनेंट्स रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, तो उनका जो रिलेशन होता है वो होता है ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, वो ई इज इक्वल टू बी सी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल एक्सप्रेशन ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी, वही अपन का वेव का एक्सप्रेशन होता है, और सिमिलरली बी का एक्सप्रेशन होता है बी नॉट साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी। अच्छी बात है। सी क्या होता है, सी मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट, जो कि अपन ने पढ़ रखा है, कांस्टेंट होती है, जो कि होती है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या होता है, 4 × 10⁻⁻7, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, रूट लेंगे अपन के पास यही आ जाएगा। ये कब है मेरे पास, ये मेरे पास फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम में आती है, याद है ना ये वाली बात। अब अपन के दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, एक होती है एनर्जी डेंसिटी, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, एक होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ से अगर इसकी यूई की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी के बारे में, तो वो आ जाता है ½ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली बी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी।
जो क्या आ जाती है मेरे पास यहाँ से बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है भैया। इन एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। जनरली ये रहता है, बट ये मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ये हमेशा ही इक्वल होंगे ये दोनों, बट जनरली तो यहाँ से ही रहता है। क्या ये वाली बात समझ में आई? कई बार ये लोग इंटेंसिटी फाइंड करने को भी यहाँ से इंटेंसिटी भी बोल देते हैं कि भैया तुम इंटेंसिटी निकालो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अपन को कुछ नहीं करना है यहाँ से, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इंटू सी या फिर बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू सी। मतलब तुम एनर्जी डेंसिटी निकालो और उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो, और उससे बड़ी बात अपन को यहाँ से ये याद रखनी है। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? ओके, आगे देखते हैं। मोमेंटम डिलीवर्ड ऑन सरफेस इज इक्वल टू यू बाय सी। यू क्या है मेरे पास? टोटल एनर्जी जितनी मैंने डिलीवर करी है सरफेस के ऊपर, है ना, एनर्जी इंसिडेंट ऑन दैट सरफेस एरिया। इसको ऐसे समझो, जब तुमने ऐसे समझा होगा कि मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई सरफेस है ना, इसको अपन कुछ पेन से देख लेते हैं। ये मेरे पास कोई सरफेस है। अब अगर इस पे मेरे पास यहाँ से कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन आया, तो तुमने देख रखा था कि ये कुछ मोमेंटम डिलीवर करता है इस पर, ये मोमेंटम को डिलीवर करता है सरफेस पे। तो वो मोमेंटम कितना होने वाला है? वो मोमेंटम को निकालने के लिए वो जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है यू बाई सी। बट ये यू कौन सी एनर्जी है? ये यू एनर्जी है मेरे पास दोनों, इन दोनों का सम। क्योंकि अपन ने सीख रखा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी वेव और मैग्नेटिक फील्ड के भी वेव। तो अपन को इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी डेंसिटी भी निकालनी है और वहीं पे अपन को मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी निकालनी, दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय सी कर दो, तो तुम्हारे पास मेरे पास आंसर आ जाएगा मोमेंटम डिलीवर्ड ऑन सरफेस। क्या ये वाली बात समझ में आई? आगे देखते हैं। इन अ मीडियम अपन का होता है सी इज इक्वल टू 1/म्यू एप्सिलॉन। ये अपन का वही रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? आगे अपन की बात आती है यहाँ से मेरे पास रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईएम वेव। जैसा यहाँ से मेरे पास ये मोमेंटम एक्सर्ट करेगी, वैसे ही मेरे पास यहाँ से ये प्रेशर भी एक्सर्ट करेगी। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? अब अपन का एक इंपॉर्टेंट बात रहती है यहाँ से ये सी बार, मतलब अपन का वही सी वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ई वेक्टर और पी वेक्टर क्या है मेरे पास? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अपन के पास जो नॉर्मल रहती है। और ये तो अपन को पता ही है, आई कैप, मतलब यहाँ से अपन अगर क्रॉस करेंगे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के आता है, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे आता है, या फिर उल्टा जाएंगे तो अपन के पास एक नेगेटिव बात आती है। बट इसका यहाँ पे क्या यूज? यार इसको अपन एक अच्छे क्वेश्चन से समझते हैं। कैसा? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपन को दे रखा है ऐसे कुछ बी वेक्टर, कि बी वेक्टर अपन के पास है, मतलब बी वेक्टर का उसने कुछ मैग्नीट्यूड दे रखा है। तुम इक्वेशन छोड़ो, उसने अपन को कुछ मैग्नीट्यूड दे रखा है ऐसे 30, और इसकी डायरेक्शन मतलब प्रोपोगेशन की दे रखी है ऐसे कुछ आई कैप, है ना, आई कैप। वहीं पर उसने ऐसे सी वेक्टर की कुछ अपन को दे रखी है, तो और सी वेक्टर का उसने अपन को दे रखा है यहाँ से कुछ फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड दे रखा है 100, और उसने बोल रखा है यहाँ से ये मेरे पास जा रहा है कुछ के कैप। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि अगर तुम्हें यहाँ से ये दोनों चीजें दी हुई हैं, तो तुम ये बताओ जो अपन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका तुम दोनों बताओ, तुम मुझे यहाँ से डायरेक्शन भी बताओ और तुम मुझे यहाँ से मैग्नीट्यूड भी बताओ। अब बच्चे यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट बताऊँ बहुत फंसते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालें। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन को फॉर्मूला यूज करना है, ई इज इक्वल टू बी सी। क्यों? ये मेरे पास स्केलर है, स्केलर डेफिनेटली एक नंबर ही देगा। अपन के पास बी की वैल्यू पता है, अपन को सी की पता है कि अपन ई की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब एक एक करके निकालेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे फिर डायरेक्शन निकालेंगे। ओके भैया, अपन को यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालना आता है, मैंने यहाँ से इसको कल्टी करके मेरे पास ई का मैग्नीट्यूड आ गया, ई का मैग्नीट्यूड आ गया। अब बात आती है यहाँ से अपन को इससे कि अपन को डायरेक्शन कैसे निकालना है। ठीक है, मैंने अभी यहाँ से कुछ देर पहले यहाँ से एक ये बताया था, यहाँ से आई जे और यहाँ से मेरे पास के। अब तुम यहाँ से ये समझो, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ इज इक्वल टू ई कैप ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बी वेक्टर कहाँ पे दे रखा है? बी वेक्टर अपन को क्वेश्चन में दे रखा है आई कैप। सी वेक्टर कहाँ पे दे रखा है? वो अपन को दे रखा है कुछ के कैप। अपन को ई वेक्टर निकालना है, तो अपन कैसे कर सकते हैं? क्या थोड़ा मैनिपुलेशन करके अपन ये देख सकते हैं, मतलब मैं किसको क्रॉस लूँ ताकि मेरे पास यहाँ से के कैप आ जाए। अगर मैं आई जे क्रॉस आई करूंगा तो मेरे पास के कैप आ जाएगा? नहीं, वो माइनस के कैप आएगा। तो क्या मैं ई वेक्टर को माइनस जे कैप ले लूं? माइनस जे कैप क्यों? देखो, अगर मैं नॉर्मल के कैप लेता, अगर मैं नॉर्मल जे कैप लेता तो जे क्रॉस आई मेरे पास के कैप आता, माइनस के कैप। बट मुझे माइनस थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो यहाँ पे प्लस के कैप चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये माइनस जे कैप में ले लो? बात समझ में आ रही है इसको? और अपन एक आसान अपन उससे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वापस से अपन को उसने कुछ दे दिया कि इस बार उसने अपन को चलो ई वेक्टर दे दिया। ई वेक्टर उसने अपन का कुछ मैग्नीट्यूड उसने दे रखा है अपन का 100, और उसने अपन को कुछ दे रखा है यहाँ से फॉर एग्जाम्पल के कैप। इसको तुम ऐसे समझ लो कि चलो कुछ नहीं, के कैप समझ लो। सिमिलरली उसने अपन को बी वेक्टर की, बी नहीं, बी से बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सी वेक्टर को मुझे वापस से दे रखा है यहाँ से 50, और इसको दे रखा है आई कैप। अब उसने बोल रखा है जो बी वेक्टर है मेरे पास यहाँ से
इसकी तुम मुझे मैग्नीट्यूड भी बताओ और तुम डायरेक्शन भी बताओ। तो ठीक है भैया, E इज इक्वल टू बी सी के अकॉर्डिंग अगर मैं E बाय सी करूंगा तो क्या मेरे पास B का मैग्नीट्यूड आ जाएगा? अच्छी बात है, B का मैग्नीट्यूड आ गया। बट वापस से मुझे यहाँ से एक और चीज़ चाहिए, C वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब मुझे यहाँ से किसका चाहिए? B वेक्टर का। ओके, वापस अपन अपना गोला बनाते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं मेरे पास यहाँ से I, यहाँ पे आ जाते हैं मेरे पास यहाँ से J, इधर आ जाते हैं मेरे पास यहाँ से K। अगर मैं ऐसे देखूँ, C वेक्टर दे रखा है आई कैप की तरफ, E वेक्टर मेरे पास दे रखा है K कैप की तरफ, और इधर मेरे पास यहाँ से क्रॉस कुछ करना है, मतलब मेरे पास यहाँ से K के साथ कुछ क्रॉस करूंगा जो कि मेरे पास यहाँ से I आना चाहिए। अगर मैं वापस से K क्रॉस J करूंगा, K क्रॉस J करूंगा, ये तो मेरे पास माइनस आई आ जाएगा, बट मुझे यहाँ से आई चाहिए और ये मेरे पास K पॉजिटिव ही है, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ माइनस J आ जाएगा मेरे पास इस तरफ। बस मेरे पास मैग्नीट्यूड भी निकल गया इधर से, मेरे पास यहाँ से डायरेक्शन भी निकल गया। बात समझ में आई? ये तुम्हें शायद थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि इसमें स्पेशल क्या है, बट तुम जब जेई के प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना, तुम्हें ये हर साल आता हुआ मिलेगा, हर साल। मतलब ऐसा बहुत कम हुआ है कि ये आया ना हो, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भैया वेक्टर कैसे निकालना। मतलब बच्चे क्या करते हैं, ई इज इक्वल टू बी सी से मैग्नीट्यूड तो निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड कोई भी निकाल लेता है, उनको दिक्कत आती है डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन में अपन को ऐसा ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके अपन को इस चीज़ का यूज करना है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है यहाँ से? तो आई गेस तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और यार यहीं से अपन का चैप्टर भी एंड होता है। अपन ने शायद सारे कंसेप्ट ही समझ लिए होंगे इसमें, है ना? तो हाँ, अपन का और यहाँ से जो पीडीएफ है जो तुम्हें दिख रही है, ये तो मैं तुम्हें नीचे प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो इसकी अपन को कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना तुम्हें कैसी लगी हो और आगे किस चैप्टर के ऊपर अपन बनाए। लाइक करना मत भूलना और ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अभी आने वाले जेई टाइम में मैं नहीं चाहता हूँ तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करो अपने जेई नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने में। क्या ये वाली बात समझ में आई? दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।